भारत ने पिछले 48 घंटों में बांग्लादेश को इस तरीके से परेशान करके रख दिया है कि यूनुस इमरजेंसी बैठक पे बैठक कर रहे हैं। जानेंगे आखिरकार भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कराची के उसके बेस पर एक बड़ा गेम हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक जगह देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का कराची का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पोर्ट, एयरपोर्ट, एयरबेस, इसके अलावे कई मिलिट्री के प्रतिष्ठान कथित तौर पर बना रखा है इन्होंने। यहाँ से आसान भी है, समंदर के किनारे है और भारत के नज़दीक है। अगर कुछ हमला करना हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इस इलाके में बनी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो पाकिस्तान का मसरूर बेस है, ये इस वक्त बुरी तरीके से फंस गया। और ऐसा फंस गया, कहा जाता है ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान अपने कथित तौर पर न्यूक्लियर हथियारों को भी रखता है। और न्यूक्लियर हथियार रखने का मतलब ही हो गया कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अब पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट आई, कई सारे मीडिया हाउस में ये रिपोर्ट छपी हुई है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने ये रिपोर्ट लाई है और उन्होंने कहा कि कराची के मसूर एयरबेस पर TTP एक बड़ा आतंकी हमला करने वाला था और इस हमले में वो पाकिस्तान के इस एयरबेस को निशाना बना रहा था, जो रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और माना जाता है कि वहाँ परमाणु हथियारों से संबंधित प्रतिष्ठान है, जैसा कि मैंने कहा। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्लान और आंकड़ों के तैयारी के साथ आतंकी संगठन फितना अल ख्वारिज, जो कि TTP का एक हिस्सा है, उसके कमांडर ने ये सारा प्लान रचा। ये प्लान एक आत्मघाती प्लान था और उस आत्मघाती दस्ते का नेतृत्व भी वही शख्स कह रहा था। कहा जा रहा है कि 9 ट्रेंड लोग इसमें शामिल थे, जिनमें 5 अफगान नागरिक थे। ये हाल ही में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ करके आए थे और उनका इरादा एयरबेस पर पहले से ही टारगेट बनाया हुआ था। टारगेट बनाकर ये घुसकर पूरा कंट्रोल ले लेते, विमानों को नष्ट कर देते, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते और जितना संभव हो सकता था उतना समय तक वो कब्जा बनाए रखते। यानी कि ठीक वैसे ही एक्शन होता जैसा कि जाफर एक्सप्रेस में हुआ था। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस साजिश को समय रहते उजागर कर लिया और कथित तौर पर जो ये आंकड़े दे रहे हैं उनके अनुसार उन लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है, ये किसी तीसरे देश पर दोष डालते हैं कि तुमने किया। कहा जा रहा है कि जो कमांडर इस मामले में शामिल था, उसने चीनी इंजीनियरों पर हमले की साजिश भी रची थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये मसूर एयरबेस बहुत खास है क्योंकि ये पाकिस्तानी वायुसेना का एक प्रमुख केंद्र है और माना जाता है कि वहाँ परमाणु हथियारों से सुविधाएं लैस है। जैसा कि मैंने कहा कि पानी के नजदीक है तो भारत पर हमले करना आसान हो जाएगा। इस वजह से भी इसके आसपास हथियारों की तैनाती की गई है। पाकिस्तान में ना ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 22 मई 2011 को कराची के PNS मेहरान नौसैनिक अड्डे पर भी एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में TTP, पाकिस्तान और अलकायदा से जुड़े करीब 15 से 20 हथियार बंद, कहा जाता है, नौसैनिक अड्डे पर घुस गए थे। 16 घंटे तक लड़ाई चली थी और ये अड्डे में घुसकर इन्होंने 2 3C ओरियन समुद्री निगरानी विमान को नष्ट कर दिया था, जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिले थे। इस हमले में 10 सैन्य कर्मियों की मौत हुई थी, 15 घायल हुए थे और 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि अन्य भागने में सफल हो गए थे। हमलावर अड्डे की दीवार पर चढ़कर पीछे से घुसे थे और विमान हैंगर की ओर बढ़े थे। इसका मतलब साफ साफ है कि इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में इनका जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा काम का नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है। इसलिए टेंशन वाली बात है क्योंकि अमेरिका ने हाल फिलहाल में एक बार फिर से उठाया था ये मुद्दा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाना शुरू हुआ है।
ये जो परिस्थितियां हैं ना, ये बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्थिति किस हद तक खराब हो चुकी है। वहीं बात करें अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की, जहां पर पाकिस्तान लगातार अपनी पहुंच बना रहा है। कहा जा रहा है कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है और ये कुछ न कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित है। अब भारत के झटके बांग्लादेश को ऐसे पड़ रहे हैं कि बांग्लादेश ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था, जिस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो देश बांग्लादेश की भलाई को भारत से ज्यादा देखे। हम बांग्लादेश की भलाई को चाहते हैं। ये बात भारत ने अपनी तरफ से साफ की और इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। उदाहरण कैसे है कि भारत ने साल 2020 में बांग्लादेश को एक छूट दी। क्योंकि बांग्लादेश के जो पोर्ट है ना, वो काफी अंदर है और सकरे रास्ते पर है, मतलब बड़े जहाज यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो भारत ने अपने 3 पॉइंट्स दिए बांग्लादेश को कि आप चाहें तो हमारे इन 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें से 2 पोर्ट हैं। आप ऐसा कीजिए, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट से कोलकाता से आप दिल्ली के एयरपोर्ट में ले जाइए या फिर मुंबई के पोर्ट में ले जाइए, फिर बाकी दुनिया से समंदर में कनेक्ट होइए और कनेक्ट होकर व्यापार करिए। भारत ने पूरी छूट दी कि आप भारत के रास्ते का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर चूंकि ये सिर्फ रास्ते का इस्तेमाल करते थे, थोड़ा बहुत इन्हें पैसा देना पड़ता था, कोई टैरिफ वैरिफ भी नहीं लगता था और सीधे ही एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोप में और अन्य देशों में। लेकिन अब भारत ने इस ट्रांसशिपमेंट को खत्म कर दिया और इसके बाद क्या सीन बन गया, बांग्लादेश के लिए सीन बन गया कि अब किधर से जाओगे। चाइना में अगर बेचना है तो म्यांमार होकर जाओ, म्यांमार में खुद ही विद्रोह और ऐसी स्थिति है कि जा नहीं पाओगे और चाइना तुम्हें समंदर का रास्ता दे नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जाओगे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, 3, 4, 5 देश पार करते हुए, जो भी संभव नहीं है। और तीसरा ऑप्शन बचता है कि लंबा रास्ता अपनाओ समंदर का। अब यहाँ पर जो खर्चा है वो खर्चा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के इस ट्रांसशिपमेंट को रद्द करने के बाद स्थिति ये आ गई है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार कह तो रही है पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंकड़े देखिए, पिछले 15 महीने में $462 मिलियन का शिपमेंट गारमेंट्स का इन्होंने भारत के रास्ते से ही किया था। अब भारत ने इसे रोक दिया। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के सीएम हैं वो बड़े खुश हुए हैं। उनका कहना है कि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए ठीक नहीं था, अब ये बंद हो गया, मतलब हमारे लिए एक बड़ी सुरक्षा मिल गई। जबकि बांग्लादेश के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना, कुछ वैसा ही सीन आ गया है। भारत ने अभी कोई हमला या कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भारत तो सिर्फ अभी छोटे छोटे कूटनीतिक कदम उठा रहा है। तो ये हालात हैं। वैसे जहां तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात है, तो वहां भारत ने अपने सैन्य साजो सामान को कथित तौर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, चाहे वो S-400 हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइलें हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।